अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अनअकैडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, और आप अनअकैडमी पे जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज़, इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, लगातार हम लोग यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इन सभी लेसन्स को, इन सभी वीडियोज़ को फॉलो करना है, ताकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो समझ सके, देख सके क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगर आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकॉन प्रेस कर लेते हैं तो आप डेली नोटिफाई भी होती रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नोन एज। पूछा गया कि किसी भी रचना का समय एवं प्रगति चार्ट या प्रोग्रेस चार्ट क्या कहलाता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं: बार चार्ट यानी कि दंड चार्ट, गैंट चार्ट, या फिर मॉडिफाइड माइलस्टोन चार्ट, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो पूछा गया है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा गैंट चार्ट। ठीक है, गैंट चार्ट जो होता है ये बनाया जाता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई रचना हो रही है तो उसके प्रोग्रेस चार्ट या गैंट चार्ट उसको बोलते हैं, उसके लिए हम लोग ये बनाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों, जैसे अभी अगर आप बात करें बार चार्ट की, तो बार चार्ट क्या चीज़ होती है? बार चार्ट आपका दोस्तों ये एक प्रकार का ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम लोग संख्यात्मक या गुणात्मक आंकड़ों का पूरा सेट दिखाते हैं। पूरा सेट जो है संख्यात्मक और गुणात्मक आंकड़ों का रिप्रेजेंट करते हैं बार चार्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। और जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत सारे एल्बम वगैरह जो हैं उनके भी फेमस होने पे जो है काफ़ी सारे आपके एक बनता है, पूरा कार्ड चार्ट बनता है, वो आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट। पूछा गया कि फ्लोराइड पोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा किसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो टीथ को यानी कि दांतों को, किडनी यानी वृक्क को, ब्रेन को, या फिर हार्ट को। तो किसको अफेक्ट करता है फ्लोराइड? देखिए दोस्तों, फ्लोराइड से सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो है हमारे दांत। पीने के पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड होना या बहुत ज़्यादा क्लोराइड होना, दोनों ही चीज़ें हम लोगों के लिए हानिकारक हैं। अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें 1 mg, 1 मिलीग्राम या 1.5 मिलीग्राम आपका जो है फ्लोराइड जो है चल सकता है। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपके पानी में है तो आपके दांतों में पीले पीले धब्बे जो हैं वो पड़ने लगेंगे। ठीक है, और इससे हमारे दांतों का डिप्लीशन भी बहुत तेज होता है, हमारे दांतों का क्षरण भी बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किडनी से संबंधित क्वेश्चन जो आपको ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, वो पूछा जाएगा हार्मोन का। ठीक है, तो किडनी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो कि एड्रीनेलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये जो एड्रीनेलिन हार्मोन होता है दोस्तों, ये आपका इमरजेंसी हार्मोन के तौर पे भी जाना जाता है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप एक्साइटमेंट में आ गए, बहुत किसी चीज़ को सुन के आप बहुत एक्स्ट्रा खुश हो गए, या आपको बहुत तेज़ी से डर लग रहा है, उस टाइम पे एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि किडनी से सिक्रीट होता है। ठीक है, अब हम लोग ब्रेन की बात करें दोस्तों, तो ब्रेन में एक बहुत ही फेमस डिजीज़ आपको पूछता है एल्जाइमर। ठीक है, तो एल्जाइमर रोग जो होता है दोस्तों वो हमारे मस्तिष्क में होता है। इसमें हम लोगों को भूलने की बीमारी होती है। ठीक है, चीज़ों को बहुत जल्दी, एल्जाइमर जिसको हुआ होता है वो भूल जाता है। ठीक है, और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में तो आप जानते हैं दोस्तों, ब्लड प्रेशर की वजह से हम लोग को हार्ट अटैक आता है, या हार्ट अटैक के भी बहुत सारे अलग अलग कंडीशन होते हैं अपने अपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। who acted as the chairman of the drafting committee of the constituent assembly। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, सी गोपाला राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रारूप समिति से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में मैंने और भी डिटेल हिस्ट्री पॉलिटी का आपको पूरा डिटेल काफ़ी अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ है मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाए हुए हैं, आप उसको जाके देखिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या आता है, सब कुछ मैंने आपको अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। भीमराव अंबेडकर जी जो है दोस्तों, इन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था।
और इसमें 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे इसमें दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे, टी कृष्णमाचारी थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब आपके इसमें बीएल मित्र भी आपके एन माधवराव की जगह पे पहले बीएल मित्र थे, लेकिन बीएल मित्र जो है उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो गई, उनका हेल्थ इश्यू था तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, तो उनकी जगह पे एन माधवराव जो है एक सदस्य के तौर पे आ गए थे। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों डॉक्टर, अगर आपको डॉक्टर डीपी खेतान का नाम याद है तो उन्होंने 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पे टी कृष्णमाचारी जो हैं उनको दे दिया गया था सदस्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु डिडंट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी, भगत सिंह जी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। जो 1857 का विद्रोह हुआ था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करने के विरोध में हुआ था। और इसमें क्या चीज़ें थी कि ये आपका एक असफल विद्रोह रहा था। ठीक है, इसमें वैसे तो इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, रानी लक्ष्मीबाई जी ने पूरा नेतृत्व किया था इसका, नाना साहब जी ने आपका कानपुर के साइड से इसका विद्रोह किया था। ठीक है, और आपके जो तात्या टोपे हैं इन्होंने ग्वालियर से इसका विद्रोह किया था। तो इसका विद्रोह जम के हुआ था, लेकिन ये असफल विद्रोह रहा था। धीरे धीरे ये सभी भारत में हर जगह पे ये फैल गया था। ठीक है, और ये एक असफल विद्रोह रहा था जिसमें भगत सिंह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, भगत सिंह जी उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया है सॉयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, मृदा अपरदन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। जो मिट्टी की कटाई होती है, जो मिट्टी का अपरदन हो जाता है, मृदा अपरदन होता है, उसको कैसे रोकेंगे। पशुओं की को चरवा के, मतलब ग्रेजिंग के द्वारा, डीप प्लॉइंग गहरी जुताई के द्वारा, पेड़ लगा के, या फिर आप पक्षियों की संख्या बढ़ा के, कैसे आप लोग मृदा अपरदन रोक सकते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सी, पेड़ लगाएंगे तो मृदा अपरदन रुकेगा। अब आप इसके पीछे का लॉजिक सोचिए, क्यों, क्योंकि अगर आप पेड़ लगाते हैं तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है। तो जब भी आपका वर्षा का पानी बहुत तेज़ी से प्रवाह में होता है तो आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका मेन फैक्टर है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही आपका जो मृदा अपरदन है वो रुका रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया है एन अमीटर इज कंडक्टेड इन ए सीरीज इन अ सर्किट। ठीक है, पूछा गया है किसी कोई जो आपका एमीटर है, इससे हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग किसी परिपथ की श्रेणी को संयोजित करते हैं, या फिर निम्न वैद्युत प्रतिरोध इससे होता है, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट इससे हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बहुत कम विद्युत खींचता है, या फिर उपयुक्त सभी। उपकरण संबंधित दोस्तों मैंने आपको पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवाया हुआ था, पूरा वीडियो भी पढ़ाया हुआ था, कौन सा उपकरण किस काम में आता है वो सब कुछ बताया हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम मीटर जो है दोस्तों इन सभी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, इससे हम लोग एमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक परिपथ जो है, एक पूरा जो सर्किट है उसमें हम लोग श्रेणी को भी संयोजित कर सकते हैं, जो सीरीज है उसको हम लोग संयोजित कर सकते हैं। ठीक है, एम्पियर से देखिए दोस्तों, एम मीटर से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग एम्पियर में मापन करते हैं, जो विद्युत धारा है उसको हम लोग एम्पियर में माप सकते हैं। ठीक है, और एक जो आदर्श एमीटर होता है, जो आपका एक आइडियल एमीटर होता है, वो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जो उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। और आपका जो एक, अब अगर हम लोग बात करें वोल्ट मीटर की, तो आपका जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर और एम मीटर में डिफरेंस है। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और एम मीटर जो है दोस्तों, इससे हम लोग किसी परिपथ के पार्श्व में हम लोग एम मीटर को लगाते हैं, तब हम लोग को ये जो है, जब अगर मान लीजिए हम लोग कोई एम मीटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उसको परिपथ के पास में अगर लगाते हैं तो जानते हैं इसमें क्या होगा, वो जल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं एम मीटर का, बेसिकली ये तीनों ही ऑप्शन एम मीटर के लिए सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डेली हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एनटीपीसी आरआरबी इज़ द मेन मोटिव। ठीक है, पूरा एक मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए जाएं, और आप लोग का देखिए अगर सपोर्ट रहता है,
आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो ये लगातार कंटिन्यू रहेगा। आपको अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सारे जो भी एरिया के क्वेश्चन है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे डेली इस तरीके के वीडियोस प्रोवाइड करवाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में जहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा होगी। तब तक कि आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।